तो गाइज आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 31 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीनू किम की स्प्रिट फ्यूचर एंचॉल को कहती है जो इंसान थर्ड इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार है उसका नाम है गीटे बोंग। और क्योंकि फ्यूचर एंचॉल को यह बात नहीं पता होती कि गीटे बोंग ने भी कभी जीनू किम को परेशान किया होता है, इसलिए वो अभी कहता है क्या थर्ड इंसिडेंट के पीछे गीटे बोंग का हाथ है। लेकिन मैंने तो पास्ट में कभी भी नहीं देखा था कि गीटे बोंग तुझे परेशान कर रहा होगा ज्यादा। मतलब एंचॉल ने पास्ट में ये तो देखा होता है कि गीटे बोंग ने परेशान करा होता है जीनू किम को, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसने इतना ज्यादा परेशान करा कि थर्ड इंसिडेंट उसी की वजह से हुआ है। इसलिए जीनू कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है तुझे इस बारे में नहीं पता होगा क्योंकि गीटे एक बहुत ही ज्यादा चालाक लड़का है, लेकिन तेरे पास ये खाने की चीजें कहाँ से आई यहाँ पे। एंचॉल कहता है अच्छा ये इसके बारे में तो मैंने बस सोचा और ये आ गई। इसे जीनू की स्प्रिट भी यहाँ पे सोच के खाना ला जाती है अपने आप के लिए। और एंचॉल ये सोच रहा होता है कि ये चाकू से खाने को काट कैसे रहा है, इसके तो हाथ ही नहीं है। लेकिन जीनू की स्प्रिट साथ साथ में बोल रही होती है ये बात तो पक्की है कि तुझे नहीं पता कि थर्ड इंसिडेंट गीटे बोंग की वजह से हुआ है, लेकिन तुझे साथ ही साथ में ये भी नहीं पता जिसकी वजह से एग्जाम में मेरे बहुत ज्यादा कम मार्क्स आए थे वो भी गीटे बोंग ही है। तू सोच रहा होगा शायद ये सब कुछ सिम्सन या फिर हांगू ने करा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ गीटे ने करा है। तो ठीक है तुझे चीजें ठीक से समझाने के लिए मैं दोबारा से तुझे टीवी में दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ था। इसके बाद टीवी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन। अभी हम देखते हैं स्कूल का वो वक्त चल रहा होता है जब सारे के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए नए होते हैं और इस वक्त तक जीनू को स्कूल में परेशान नहीं करा जाता था। वैसे भी शुरुआत से ही कोई इंसान लूजर नहीं होता, उसके अगल बगल वाले लोग उसको लूजर बनने पे मजबूर करते हैं और साथ में उसकी कायरता भी। हम देखते हैं जीनू चलता हुआ जा रहा होता है और सेमेस्टर की स्टार्ट में सिम्सन उसकी गुद्दी में एक रैपट मार देता है। इसके बाद सिम्सन एक स्माइल के साथ कहता है ओए तेरी गुद्दी काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, हा 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 हा। तू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं है ना, मैंने सही कहा ना। लेकिन जीनू समझदार होता है, उसे पता होता है कि अगर वो खुद को कमजोर दिखाएगा तो उसको हमेशा लोग बुली करेंगे। इसलिए जीनू स्टार्टिंग में सिम्सन को बहुत ही चौड़े में कहता है क्या तू मुझे जानता है क्या, आखिर तूने मुझे मारा क्यों। और इसी वजह से सिम्सन को ऐसा लगता है कि इस बंदे को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो डर ही नहीं रहा है। इसलिए सिम्सन को जीनू को परेशान करने में मजा नहीं आता और वो यहाँ से चला जाता है और शुल्की को परेशान करने लगता है। और जीनू अपने मन में बोल रहा होता है लगता है मेरा पैतरा काम आ चुका है। उसको लगता है कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ ये दोबारा मुझसे फाइट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर इसने दोबारा मुझसे फाइट करने की कोशिश करी तो मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं बचेगी, मुझे भी इससे फाइट करनी होगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जीनू अपनी क्लास में बैठ रखा होता है। इतने में ही पीछे से एक सिगरेट की डब्बी उसके सर पे आके लगती है। इसलिए जीनू यहाँ पे भी बहुत ही चौड़े में पीछे घूम के बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है क्या आखिर साला ये कौन है, मेरे ही किसने मारा बे। और इस बार ये जो डब्बी मारी होती है ये होती है गीटे बोंग ने। और ये बंदा दूसरों से काफी ज्यादा अलग होता है। गीटे जानबूझ के जीनू के सर पे ये डब्बी मार के कहता है अरे ये डब्बी मैंने मारी है गलती से, माफ करना, मैं तो उसको डस्टबिन में फेंक रहा था लेकिन गलती से वो तेरे सर पे लग गई। सच में मुझसे गलती से वो लगी है, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। और ये कहते हुए गीटे ने जीनू को पकड़ भी लिया होता है, एक तरीके से उसको वो गले लगा रहा होता है। इसलिए जीनू को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और वो अपने मन में कहता है क्या ये डस्टबिन में फेंक रहा था लेकिन डस्टबिन तो इस तरफ है ही नहीं, वो तो दूसरी तरफ है। क्या मुझे इस बात के लिए इसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इसने मुझे साफ साफ कहा है कि इसने जानबूझ के मेरे ऊपर वो नहीं मारी है। मुझे लगता है इसके सॉरी बोलने के बावजूद भी अगर मैं इसके ऊपर गुस्सा करूंगा तो ये काफी ज्यादा अजीब हो जाएगा। वैसे भी ये माफी मांग चुका है इसलिए मुझे इसे माफ कर देना चाहिए। साथ ही साथ में गीटे अब भी एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ बोल रहा होता है हे मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, अगली बार मैं ये डब्बी फेंकते हुए इसका ध्यान रखूंगा कि ये कहाँ पे जा रही है। और इसलिए जीनू अभी इस बंदे का कुछ नहीं कहता, लेकिन साथ ही साथ में उसके मन में चल रहा होता है कि कहीं वो उसको कमजोर ना समझे, क्योंकि अगर लोग जीनू को कमजोर समझेंगे तो उसको परेशान भी करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जीनू कुछ हरामी लॉन्डो के साथ स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है ताकि वो भी काफी ज्यादा दमदार लगे। हालांकि जीनू किसी भी एंगल से दमदार होता नहीं है। जीनू अपने मन में बस यही सोच रहा होता है क्या उस गीटे नाम के लड़के ने मुझे बुली करा था या फिर मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। लेकिन इतने में ही गीटे चलते चलते जीनू के पीछे से आ जाता है और उसकी पैंट नीचे कर देता है और कहता है चलो देखते हैं जीनू की अंडरवियर कैसी लगती है। और इस वजह से जीनू को यहाँ पे मजाक बन के रह जाता है। इसके बाद गीटे उसको पीछे से पकड़ लेता है और कहता है अरे भाई सच में मुझे माफ कर दे, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। जीनू कहता है लेकिन मैंने तुझे मना करा था कि दोबारा से ऐसा कुछ मत करियो। गीटे कहता है अरे भाई मैं तो बस देखना चाहता था तेरा रिएक्शन कैसा होगा, हा 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 हा। मैं सच में माँ कसम खाता हूँ मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगा, भाई माफ कर दे यार। और गीटे ने जानबूझ के जीनू को पीछे से पकड़ रखा होता है ताकि जीनू बिल्कुल भी गुस्सा ना कर पाए और उसको मारने की एक्टिंग
तक ना कर पाए। मतलब कि जीनू इस वक्त में इतना भी बड़ा लूजर नहीं था। वो चाहता तो शायद अपने लिए आवाज उठा सकता था, लेकिन गीटे ने उसको इस चीज का भी मौका नहीं दिया। और ऊपर से गीटे अब भी जीनू से माफी मांग रहा होता है और किसी दोस्त की तरह कहता है, ओए मैं तुझे टाइट से दबाने की कोशिश करता हूँ, तू अपने आप को छुड़ा के दिखा, ओके। जीनू कहता है, अबे मैंने कहा मुझे छोड़, मेरा दिमाग खराब मत कर। गीटे कहता है, अबे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तू सच में कितनी जल्दी गुस्सा हो जाता है। और क्योंकि गीटे ने कह दिया होता है कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए जीनू हल्का सा शांत हो जाता है। और इसलिए जीनू गीटे को अभी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है वो दोस्त समझ के उसके साथ ऐसा कर रहा है। और जीनू भी ऑब्वियसली यही चाहेगा कि कोई बंदा उसका दोस्त बन जाए। और जीनू ने गीटे को वापसी में जवाब इसलिए नहीं दिया होता है क्योंकि सबको फिर ऐसा लगेगा कि जीनू अपने दोस्त का मजाक तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना बेकार इंसान है ये। लेकिन सच बात तो ये होती है कि जीनू की पैंट नीचे करने की वजह से उसका यहाँ पे मजाक बन चुका होता है। और गीटे अब भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है, हा 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 डूड, सच में मुझे यकीन नहीं होता तूने कार्टून वाला अंडरवियर पहना है। क्या तेरी माँ तेरे लिए खरीद के लेके आई थी? इसके बाद गीटे बोंग जीनू की माँ के बारे में भी बहुत ही ज्यादा गलत बात कहता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे नहीं कह के बता सकता। लेकिन जीनू को इतना सब कुछ गलत कहने के बावजूद भी गीटे के फेस में एक स्माइल होती है, जैसे वो गीटे उसका दोस्त होगा। मतलब गीटे जीनू की हालत इस तरीके से खराब कर रहा होता है, बिल्कुल मीठी छुरी बन के। यानी कि ये इस तरीके का लौंडा होता है जो कि भाई भाई बोल के कसाई बन जाते हैं। और जीनू बेचारे को तो अब भी समझ नहीं आ रहा होता है उसे करना क्या है। उसको इसको कुछ बोलना चाहिए या फिर इसको नहीं बोलना चाहिए। एक तो ये सामने से सॉरी भी बोल रहा है, इसलिए जीनू बेचारा गीटे को कुछ नहीं कहता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब गीटे जीनू के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है बिना किसी बात के। और इस बार तो गीटे जीनू से माफी भी नहीं मांगने वाला होता, क्योंकि उसने अब तक जीनू को पूरी तरह से परख लिया होता है। लेकिन जीनू बेचारा ये खतरनाक सा मुक्का खाने के बावजूद भी हकलाते हुए कहता है, अबे साले आखिर तो क्या कर रहा है, बार बार ऐसे मजाक मत किया कर। लेकिन इस वक्त गीटे मजाक नहीं कर रहा होता है और फाइनली कहता है अपना असली रंग दिखाते हुए, अबे ओए मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इस तरीके से जो जीनू होता है परेशान होना शुरू होता है, उसको इसी तरीके से परेशान किया जाता है स्टार्टिंग में। और इसके बाद से जीनू इनके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा पाता, क्योंकि फिर गीटे अकेला जीनू को परेशान नहीं करता था, उसे सिम्पसन भी परेशान करता था और एंचॉल भी इस चीज में शामिल हो चुका था। और गीटे ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि वो खुद का नाम बना सके, खुद को चमका सके स्कूल के अंदर। यानी कि कुल मिला के जो जीनू होता है स्कूल में लूजर के नाम से फेमस हो चुका होता है। उसे हर कोई बंदा लूजर की नजरों से ही देखता है कि वो एक लूजर होगा। इसलिए जीनू बेचारा वॉशरूम में बहुत ही सैड होके खड़ा होता है और खुद से कहता है, मुझे समझ आ चुका है, कोई भी इंसान लूजर हमेशा से स्टार्टिंग से नहीं होता, उसे लूजर बनाया जाता है। इसके बाद जीनू को सोशल मीडिया में काफी सारे लोग कमेंट और मैसेज करते हैं और कहते हैं कि तुम चुपचाप से मार क्यों खाते हो, तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते, तुम वापसी में उनको मारते क्यों नहीं, या फिर तुम चाहो तो पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो उन्हें चाकू दिखा के डरा भी सकते हो। लेकिन ये सब कुछ कहना आसान होता है, जब कोई इंसान बुली होता है तो उसके अंदर की सारी हिम्मत खत्म हो चुकी होती है। जीनू के अंदर डर पूरी तरीके से बैठ चुका होता है उन लोगों का, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करता और बस रोता रहता है। और इसी तरह से जीनू की लाइफ चलती रहती है, टाइम बीतता रहता है। और इस वाली टाइमलाइन में जीनू की लाइफ में ना इस वक्त शुल्गी होता है और ना ही जिनशॉल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जीनू अपनी इस बेकार सी जिंदगी को झेल रहा होता है, क्योंकि उसके पास अब भी एक उम्मीद की किरण बची होती है, और वो उम्मीद की किरण होती है उसका परिवार। हम देखते हैं जीनू जब स्कूल से घर वापस आता है तो अपने घर वालों को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। और उसके घर वाले एक रेस्टोरेंट चलाया करते हैं जहाँ पे वो मिलके काम करते हैं। जीनू के आते ही साथ वो कहते हैं, अरे बेटा कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? टेबल नंबर 3 अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। अरे जीनू बेटा तुम्हारी आंखें लाल क्यों है, क्या तुम रोए थे क्या? अरे नहीं डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो, आखिर मैं भला क्यों रोऊंगा? अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर मेरा बेटा रोएगा क्यों? हनी खाना तैयार हो चुका है, आधा अच्छी क्वालिटी का और आधा बेकार क्वालिटी का, इसको मिला के कस्टमर को दे दो। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह होती है कि जो जीनू के फादर होते हैं वैसे वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन कंपनी में उनका कुछ इतना खास अच्छा चल नहीं रहा होता है, इसलिए वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट को। यानी कि इनके परिवार में भी दुख चल रहे होते हैं, लेकिन ये साथ में एक दूसरे का साथ दे के एक दूसरे के दुख को कम करते हैं। इन तीनों का परिवार साथ में काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है। इनका रेस्टोरेंट वाला ये बिजनेस भी काफी ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। लेकिन क्योंकि ये तीनों सिर्फ 3 ही होते हैं, इसलिए इनको कोई और भी चाहिए होता है जो यहाँ पे काम करे। इसलिए जीनू के फादर ने एक पार्ट टाइम बंदा ढूंढ लिया होता है जो यहाँ पे आके उनके लिए काम करेगा। जीनू कहता है, अरे डैड आपको इसकी क्या जरूरत थी, मैं यहाँ पे काम कर सकता था। लेकिन जीनू के फादर फिर भी यहाँ पे एक नए एम्प्लॉय को रखना चाह रहे होते हैं, क्योंकि अगर उनका बेटा रेस्टोरेंट में ही उनकी मदद करेगा तो उनका बेटा पढ़ाई कब करेगा, उन्हें जीनू की चिंता होती है, इसलिए वो एक नए एम्प्लॉय को रख रहे होते हैं। और उस एम्प्लॉय का वक्त हो चुका होता है कि वो कभी भी यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंच सकता है। और जैसे ही वो बंदा यहाँ पे पहुंचता है तो जीनू के फादर कहते हैं,
अरे देखो वो आ गया। और हम देखते हैं जो बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है गीटे बोंग, जो कि जीनू के फादर और मदर को कहता है, हेलो सर, हेलो मैम, आपसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और गीटे जीनू को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ साथ गीटे के यहाँ पे आने के बाद से ही जीनू की जो आखिरी उम्मीद होती है यानी कि उसका परिवार, वो भी उसकी उम्मीद से अब बाहर जा चुका होता है। मतलब कि धीरे धीरे करके उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचता जो उसको गीटे से बचा सके। हालांकि गीटे ने यहाँ पे आके क्या करा होगा ये बात हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि जीनू किम जब फ्यूचर एंचोल को ये बात बता रहा होता है इतने में ही फ्यूचर एंचोल बहुत ही हैरानी के साथ कहता है, ओह शिट, आखिर ये क्या चल रहा है। जीनू की स्पिरिट कहती है, अबे क्या हुआ बे, तूने मुझे डरा दिया, क्या बात है। एंचोल कहता है, तू मुझे इतनी ज्यादा लंबी कहानी सुना रहा है लेकिन मुझे ये याद नहीं रहेगी, आखिर तू क्या क्या बोल रहा है, थोड़ा शॉर्ट रख। देखिए कहानी मुझे याद नहीं रहेगी, तू बस बात इतनी सी है कि मुझे गीटे किम को मारना है, बस इतनी सी बात है ना। जीनू कहता है, गधे, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुझे उसे मारना है और उसको मार के सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी अगर तूने मेरी बॉडी के अंदर उसको मारा तो तीसरा इंसिडेंट होगा ही नहीं। एंचोल कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरी कहानी इतनी ज्यादा लंबी थी कि मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, ये जीनियस अब सब कुछ समझ चुका है, इसलिए जल्दी से मुझे अपनी बॉडी के अंदर वापस से भेज दे, मैं तेरी बॉडी के अंदर जाके अब भी ठीक करके देता हूँ सब कुछ। और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो फ्यूचर एंचोल होता है दोबारा से जीनू किम की बॉडी के अंदर आ चुका होता है और अभी बैठ के जीनू के फादर और मदर से बात करते हुए कहता है, मॉम, डैड, जो नया पार्ट टाइम वाला बंदा है आखिर वो यहाँ पे काम करने के लिए कब आने वाला है। जीनू के फादर कहते हैं, क्या, लेकिन मैंने तो तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। वैसे हनी, तुमने पहले ही कोई पार्ट टाइमर ढूंढ लिया है ना। ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही एक पार्ट टाइमर ढूंढ लिया है जो हमारे रेस्टोरेंट में आके हमारे लिए काम कर सकता है। यानी कि वो वक्त आ चुका होता है जब गीटे बोंग यहाँ पे पहुंचने वाला है और फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है जीनू किम, तेरे लिए मैं इस लफड़े को भी सॉल्व करूंगा, लेकिन शिट, मुझे तो पता ही नहीं चल पाया कि थर्ड इंसिडेंट में सब कुछ क्या हुआ था। लगता है मैंने जीनू को उसकी बॉडी में मुझे भेजने के लिए काफी जल्दी कह दिया, मुझे पहले पूरी कहानी सुन लेनी चाहिए थी। लेकिन खैर जो भी हो, जब गीटे यहाँ पे काम करने लग जाएगा उसके बाद मैं जीनू से दोबारा पूछ सकता हूँ कि आगे क्या हुआ था। और इसी के साथ नया पार्ट टाइमर बंदा यहाँ पहुंच जाता है और ये बात सुन के जो फ्यूचर एंचोल होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, यस, गीटे बस यहाँ पे आ ही चुका है, मुझे बस उसके साथ मिलके काम करना है और सब कुछ ठीक करना है बस। लेकिन फ्यूचर एंचोल का पोपट उस वक्त कट जाता है जब वो देखता है कि यहाँ पे गीटे किम नहीं बल्कि शुल्गी आ रखा है और शुल्गी उसको देख के कहता है, हे जीनू किम, तुम कैसे हो मेरे दोस्त। लेकिन फ्यूचर एंचोल को इस मोटे को देख के गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, शुल्गी, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे। शुल्गी कहता है, मैं जानता था तुम मुझे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। एंचोल एक्टिंग करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुझे देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे अभी गीटे आ जाता तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता। जीनू के पेरेंट्स कहते हैं, जीनू, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ दो। इसी के साथ हम देखते हैं डाबिन भी यहाँ पे पहुंच चुकी होती है इधर पार्ट टाइम काम करने के लिए, लेकिन आते ही साथ वो जमीन में गिर जाती है और कहती है, ओह शिट, अगर मेरी जीनू के साथ शादी हो गई तो मुझे ही इस रेस्टोरेंट को संभालना होगा और मैं ही यहाँ पे अभी गिर चुकी हूँ, कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। एंचोल सोच रहा होता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और अपने मन में कहता है, ठीक है सालो, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन एंचोल का और ज्यादा दिमाग तो तब खराब होता है जब उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि ये सीटी की आवाज होती है जिनशॉल की, जो कि यहाँ पे मदद करने के लिए आ रखी होती है अपने दोस्तों की। लेकिन एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये भी यहाँ पे काम करने की सोच रही है, लेकिन ये तो काम करने से ज्यादा डीमेरिट्स देती रहेगी सबको। वैसे अब भी जिनशॉल सबको डीमेरिट्स ही दे रही होती है सड़क के बाहर भी। तो खैर अभी जीनू के सारे दोस्त यहाँ पे जीनू के पेरेंट्स से घुलने मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फ्यूचर एंचोल के यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। बात अभी पूरी तरीके से फ्यूचर एंचोल के हाथ से निकल चुकी होती है, इसलिए वो पागलों की तरह हंसते हुए खुद से कहता है, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ इधर उधर हो गया, सब कबाड़ा हो गया। भाड़ में जाए साला, मुझे करना ही नहीं है ये। वैसे भी इन हरामजादों को आखिर मैं कैसे रोकूं। एक मिनट, शायद मैं पिंक मैन बन के इन सबको मार मार के यहाँ से भगा सकता हूँ। अबे यार, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इन पगलों को यहाँ से भगाना होगा, क्योंकि अगर गीटे किम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आया तो थर्ड इंसिडेंट स्टार्ट ही नहीं होगा। एक बारी कैसे भी करके मैं इनको यहाँ से भगा दूं और गीटे किम यहाँ पे आ जाए तो बात बन जाएगी। इसलिए फ्यूचर एंचोल अपने तीनों दोस्तों को जबरदस्ती धक्का देके यहाँ से भगाने लगता है, जिस बात के लिए जिनशॉल उसको फालतू के डीमेरिट्स दे रही होती है और डाबिन कहती है, लूजर,
मुझे ठीक से सासू माँ को बाय करने का तो मौका ही नहीं मिला, रुक जाओ। और शुल्गी मोटे को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो खैर जैसे तैसे करके फ्यूचर एंचॉल ने इनको यहाँ से भगा दिया होता है और अब उम्मीद कर रहा होता है कि गीटे बोंग यहाँ पे जल्दी से आ जाए। और इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं जो गीटे बोंग होता है तैयारी कर रहा होता है अपने पार्ट टाइम जॉब की। शायद वो कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहा है और शायद वो वही जगह है जहाँ पे जीनू है। और जीनू का मतलब इस समय मेरा है फ्यूचर एंचॉल से। लेकिन जो सिम्पसन होता है वो गीटे को कहता है कि तुझे वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। जो बात सुन के गीटे काफी ज्यादा हैरान होता है और सिम्पसन उसको कहता है, हाँ तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं दोस्त समझ के तुझे ये बात बता रहा हूँ। जहाँ पे तू काम करने के लिए जा रहा है वो जीनू के परिवार का रेस्टोरेंट है। गीटे कहता है, क्या ये तो और ज्यादा अच्छी बात है ना। सिम्पसन कहता है, अबे पागल मेरी बात ध्यान से सुन, गधे कहीं के, अगर तू जीनू किम के पास जाएगा तो तेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है जैसे कि मेरी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ जो फ्यूचर एंचॉल होता है उसने पहले ही गीटे बोंग के लिए एक ड्रेस तैयार करके रखी होती है जिसमें वो खाना बनाएगा और खाना सर्व करेगा। और ये हरामजादा हल्की सी स्माइल में अपने मन में बोल रहा होता है, फाइनली मैंने गीटे का एप्रॉन बना ही दिया, लेकिन क्या ये एप्रॉन गीटे को पसंद आएगा या फिर नहीं। अब तो मेरा प्लान काम करेगा ही। गीटे यहाँ पे आएगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ स्मूथली चलेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि सब कुछ स्मूथली चलेगा क्योंकि सिम्पसन ने भी गीटे को रोकने की कोशिश करी है। साथ ही साथ में जीनू के दोस्त अब तक रेस्टोरेंट से गए हैं या फिर नहीं गए हैं ये चीज अब तक हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो बंदा कभी शिकार हुआ करता था यानी कि जीनू किम, उसके अंदर अभी एंचॉल है और वो शिकारी बन के अभी इंतजार कर रहा है गीटे किम का जो खुद को शिकारी समझता है। इसलिए चीजें यहाँ से काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।